हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी स्थलकृतियों को देखें, जिसके अंतर्गत हम लोग पर्वत, पठार, घाटी के बारे में पढ़े। इसी पर्वत, पठार, घाटियों से, हिमनद से नदी का उद्गम होता है और उसी प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत, स्थलीय कृतियों के अंतर्गत उनसे होते हुए प्रवाहित होती है एक अविरल धारा, जिसे ही हम लोग नदी कहते हैं। तो इसी नदी अपवाह तंत्र को हम लोग आज की इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बोला कि नदी और नदी अपवाह तंत्र ये जनरली अलग अलग होते हैं, इसे हम लोग एक ही में मर्ज करके बोल देते हैं, लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही ये जो नदी अपवाह तंत्र है, इसके अंतर्गत जो हमारे एग्जाम एग्जाम होने वाले हैं, आगामी एग्जाम होने वाले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसमें से इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग क्रम रूप से पढ़ते हुए चलेंगे जी। ठीक है, तो चलिए भाई, आज की इस क्लास का प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र, ये हमारा क्या है आज का टॉपिक है। ये क्या है आज का हमारा टॉपिक है। तो ये देखिए, ये जो नदी अपवाह तंत्र है, यह दो शब्द से मिलकर बना है। वैसे तो तीन शब्द आपको दिख रहे हैं। कितने शब्द? तीन शब्द देखने को मिल रहे हैं। एक है नदी, दूसरा कौन सा है? अपवाह। अपवाह। और तीसरा है तंत्र। तो ये है क्या, पहले इसे देखिए। तो नदी आपको देखने को मिल रहा है, पहला शब्द क्या है? नदी है। नदी एक क्या है? एक अविरल धारा है। पानी की एक अविरल धारा है, जो कि किसी पर्वत से, क्या है? किसी पर्वत से, पठार से, झील से, हिमनद से, हिमनद से उद्गम होती है और यहां से होते हुए आगे बढ़ती है। और बढ़ने के बाद किसी सागर में, किसी सागर में या फिर किसी मुख्य नदी पे, मुख्य नदी पे जाकर समाहित हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नदी कहते हैं, है ना। तो आपको मैं क्या बताया हूं? आपको बताया हूं ये नदी एक पानी की अविरल धारा है, जो कि किसी पर्वत से, पठार से उद्गम होते हुए आगे बढ़ती ही है और किसी सागर में या फिर मुख्य नदी में जाकर समाहित हो जाती है। उसे ही हम लोग नदी कहते हैं। ठीक है, नदी की परिभाषा आपको तो चल गई होगी। अब आपको देखने को मिलेगा एक और, क्या देखने को मिलेगा? अपवाह। क्या देखने को मिलेगा? अपवाह। ये अपवाह है क्या? तो अपवाह यह है कि ये जो नदी है, ये ऐसा तो नहीं होगा कि सबसे बड़ी नदी भी होगा, एक ही नदी है, ऐसा नहीं है। छोटी बड़ी नदियां हमें देखने को मिलेगा, छोटी बड़ी नदियां देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत एक नदी होगी जो मुख्य नदी होगी, वो जाकर किसी सागर में जाकर समाहित होगी, किसी खाड़ी में जाकर समाहित होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य नदी कहेंगे। और एक होगी सहायक नदियां, एक होगी क्या? सहायक नदियां। और सहायक नदी क्या है? एक छोटी छोटी नदियां होती हैं। क्या होती हैं? सहायक नदियां छोटी छोटी नदियां होती हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो इसमें कुछ और नदी आकर मिल रही है। क्या है? और नदियां इसमें आकर छोटी बड़ी नदियां मिल रही हैं, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सहायक नदी है, यही क्या है जी? किसी नदी और उनकी सहायक नदियों से जो बनता है, उसे हम लोग अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और ये जो सहायक नदियां हैं, इनकी भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा जी। सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं। तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? जाल कहेंगे। क्या कहेंगे? जाल कहेंगे। ये जो अपवाह तंत्र है, इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? जाल कहेंगे। और इसी जाल को आपको देखने को मिल रहा है, जाली रुमा देखने को मिल रहा है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। तो तंत्र क्या है, अपवाह क्या है, नदी क्या है, ये आप लोगों को भली भांति पता चल गया होगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब क्या है? नदी एक सिंगल नदी होती हैं, जो कि पानी की एक अविरल धारा होती हैं, किसी पर्वत से, पठार से, झील से, हिमनद से निकलती हैं और जाकर मुख्य नदी या फिर सागर में जाकर समाहित हो जाती है, उसे नदी कहते हैं। और
अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या, तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा सहायक नदियां और उनकी भी सहायक नदियां। अब सहायक नदी क्या है, छोटी बड़ी सहायक नदी होती हैं, छोटी छोटी सहायक नदी होती है, और छोटी नदी तो जाकर तो सागर में जाकर नहीं मिल सकती, ना ही वो किसमें जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल सकते हैं, ना ही अरब सागर में जाकर मिल सकते हैं। तो वो क्या किस में जाकर मिलेगी, मुख्य नदी में जाकर मिलेगी, और उस मुख्य नदी में जाकर सम्मिलित होने के बाद उस पानी कहाँ पे जाएगा जी, वो जाएगा आपकी सागर में जाएगा या फिर खाड़ी में जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सहायक नदियों कहेंगे। और इनके द्वारा जो जाल बनाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया, जी हाँ सर। अब देखिए भाई, ये जो नदियां होती है ना, ये जो नदियां होती हैं किसी पर्वत से, पठार से, हिमनद से उद्गम होती हुई आगे बढ़ती है। और आप लोगों को पता है, इतिहास भी गवाह है, इतिहास भी साक्षी है। क्यों? क्योंकि कोई भी सभ्यता हो, क्या हो, सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, नदी के ही किनारे बसा है। चाहे वो मेसोपोटामिया सभ्यता हो, चाहे मिस्र सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों की ही तर्ज पर बना हुआ है, विकसित हुआ है ना। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मुख्य शहर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, जो मुख्य शहर देखने को मिलेगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, ये सब किसी न किसी नदी के ही तट पर बसे हुए हैं। तो कोई भी सभ्यता हो, उसके विकास में और उस देश की, उस सभ्यता की आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, उस सभी में क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान निभाता है नदियां। ठीक है, तो नदी ये जो मैं बताया हूं, इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं साथियों। देखिए, ये देखिए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी सभ्यता का निर्माण कर रहा है एक नदी, तो देखिए होता क्या है, ये एक नदी है, उसका क्या होगा, उद्गम होगा, क्या होगा, उद्गम होगा। और उद्गम किससे होगा, तो पर्वत से होगा, पठार से होगा, झील से भी हो सकता है, और हिमनद से तो होता ही है, हिमनद से तो होता ही है। तो ये क्या है, इसका उद्गम स्थल हो सकता है, तो इसका उद्गम है। अब उद्गम होगा तो यहाँ पे प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आपको मैं पढ़ाया हूं, कहीं कहीं पास आपको ऊंचावच देखने को मिलेगा, तो ऊंचावच के अंतर्गत कहीं पास ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेगा। और इस ऊंचे पर्वत से जब नदी जब आगे बढ़ते हुए जाएगी, तो उससे जब गिरेगा, तो उससे गिरेगा पर्वत से, ऊंचे पर्वत से जब गिरेगा, तो वो क्या होगा, वहां पे जल प्रपात का निर्माण होगा, क्या होगा, जल प्रपात का, यहाँ पे जल प्रपात का निर्माण होगा, क्या होगा, जलप्रपात का निर्माण होगा। अब ये जो जलप्रपात है, ये जंगली इलाका है, उस जंगल से निकल कर आ गई। अब जंगल के बाद ये कहां पे आएगा, अब आएगा, ये बह रही है कहां पे, मैदान में, कहां पे, मैदान में बह रहा है। और मैदान में जब बहेगा, तो मैदान है, समतल एरिया है, तो समतल एरिया में क्या किया जाएगा, यहाँ पे सभ्यता का विकास होगा, क्या होगा, सभ्यता का विकास होगा। और इस सभ्यता का जब विकास होगा, तो कौन करेगा जी, यहाँ पे मनुष्य करेंगे, कौन करेगा, व्यक्ति करेगा, मनुष्य, मानव, मानव समुदाय के द्वारा किया जाएगा। और मानव समुदाय के द्वारा किया जाएगा, तो मानव समुदाय को क्या चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। कहा गए हैं, पानी है तो कल है, जल है तो कल है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी की बगैर आप लोग जिंदा ही नहीं रह सकते, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, पानी के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या होगा जी, यहाँ पे आपको मानव सभ्यता को क्या आवश्यकता होगी, तो पेयजल की आवश्यकता होगा। पेयजल के अलावा आपको यहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको चलाने के लिए, यहाँ पे कृषि कार्य करने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, सिंचाई के लिए, सिंचाई साधन के लिए जल की आवश्यकता होगा। तो सिंचाई के सिंचाई साधन है, क्या है, सिंचाई साधन है जी। और सिंचाई साधन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंचाई किसके लिए किया जाता है, कृषि कार्य के लिए किया जाता है, किसके लिए, कृषि कार्य के लिए किया जाता है। और कृषि कार्य करने से क्या होता है, फसल की प्राप्ति होती है, और फसल की प्राप्ति होती है तो फसल को बेचने से क्या होता है,
पैसा मिलता है, आर्थिक स्थिति क्या होती है, सुधरती है जी। तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे सुधरा तो उसका विकास हो गया। इस वजह से कहते हैं कि ये जो जल है, पानी है, नदी है, ये किसी भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जल प्रपात देखने को मिलता है एक नदी में, वहीं पास ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे मानव समुदाय का क्या होगा, निर्माण होगा। तो मानव समुदाय एक जगह में रहेंगे, उस जगह में ऐसा भी जगह होगा जहां पे एकदम विकास हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, शहर कहेंगे। तो इस किनारे पे तटीय शहर होगा, क्या होगा, तटीय शहर होगा, शहर होगा जी। और इस शहर में क्या होगा, कृषि कार्य किया जाएगा। तो कृषि कार्य करने के लिए क्या होगा, कृषि कार्य करने के लिए यहाँ पे डैम का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सिंचाई साधन के लिए यहाँ पे जलाशय का निर्माण किया जाएगा, जलाशय का निर्माण किया जाएगा। और जलाशय में ही क्या चलाया जाएगा, परियोजनाएं चलाया जाएगा जी। ठीक है, तो एक नदी के अंतर्गत हम लोग जलाशय भी देखेंगे, परियोजनाएं देखेंगे। अब वो आगे बढ़ेगा, तो जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद और क्या देखने को मिलेगा, आपको इनकी सहायक नदियां आकर मिलती हुई देखने को मिलेगा। इनकी सहायक नदियां भी आकर मिलेगा जी। और इन सहायक नदी भी अपने सहायक नदियों के साथ पानी एकत्रित करते हुए आते हैं और इनकी सहायक नदियां देखने को मिलेगा, सहायक नदियां। तो नदी की भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक, अब आगे और बढ़ते हुए जाएगा। तो जब आगे बढ़ते हुए जाएगा तो इनके लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, मुहाना देखने को मिलेगा। अंत में आ जाते हैं और अपने अंत में आने के बाद अगर कोई ऐसा नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण करता है, उस नदी में क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा, डेल्टा बनेगा। उस डेल्टा को हम लोग किस नाम से जाने जाएंगे, इस प्रकार से बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मुहावना, मुहावना, मुहावना क्या होगा, मुहाना होगा, विसर्जन होगा। इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, विसर्जन। कहाँ पे इसका विसर्जन होता है ये हमें पता होगा। ठीक, ये है। तो इसके उद्गम से लेकर, इसके उद्गम से लेकर, उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, क्या है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, इससे प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा ये अगर एक राज्य में बह रहा है, एक राज्य में बह रहा है तो उस राज्य के अंतर्गत कितने जिलों से यह होकर प्रवाहित हो रही है, ये प्रश्न पूछेगा। कितने जिले में यह प्रवाहित हो रही है, कितने जिले में प्रवाहित हो रही है। और इसके अलावा ये कितने राज्य में प्रवाहित हो रही है, कितने राज्य में प्रवाहित हो रही है, इनसे प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा बांध का निर्माण किया जाता है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक नदी के अंतर्गत आप लोगों को कितने सारे टॉपिक पढ़ना है ये बताइए जी। इसका उद्गम स्थल आपको याद होना चाहिए, तटीय शहर याद होना चाहिए, इसके जलप्रपात इसमें निर्मित है ये होना चाहिए, जलाशय, बांध, परियोजना ये होना चाहिए, उनकी सहायक नदियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनकी कुल लंबाई के याद रखना चाहिए और उसके विसर्जन को हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा इस नदी के नाम, नाम से भी याद रखना चाहिए। इस नाम, प्राचीन नाम क्या कहा गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन नाम क्या है इसका, अगर प्राचीन नाम है तो उसका उल्लेख कीजिए, ये है। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा इस नदी की क्या विशेषता है, इस नदी की क्या विशेषताएं हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक नदी के अंतर्गत लगभग आपको 12 से 13 तथ्यों को पढ़ना है। तो इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एक नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम इन सभी नदियों को बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो नदी अपवाह तंत्र हो चाहे नदी हो। उन सभी नदियों के अंतर्गत ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस नदी के अंतर्गत ये टॉपिक नहीं रहेगा, मतलब ये जो तथ्य है ये एकत्रित नहीं रहेगा, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो भी ये सभी कोई विशेषताएं रहेंगी, ये कोई भी विशेषता पाई जाएंगी तो उसके अंतर्गत, उस नदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र पढ़ने वाले। ठीक है जी,
छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र कह रहा हूं, मतलब जाल को कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जाल को कह रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने नदी अपवाह तंत्र हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में विभाजित है ना? तो कितने नदी अपवाह तंत्र हैं जी हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बताइए। ये आपको देखने को मिलेगा कितना? तो चलिए भाई, ये है छत्तीसगढ़ का मैप। क्या है? छत्तीसगढ़ का मैप है। तो छत्तीसगढ़ के मैप के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें हमें क्या प्रदर्शित करना है? इसमें प्रदर्शित करना है छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र। किसे? छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र को। तो छत्तीसगढ़ को 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है। कितने नदी अपवाह तंत्र में? 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है जी। ये 5 नदी अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं इसे हम लोग देखते हैं पहले, है ना? तो सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र की मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो है कौन सा? ये आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा अपवाह तंत्र। पहला कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। नदी बोल देना है ना, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। यह क्या है जी? यह राज्य का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। क्या है? राज्य का सबसे सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। क्या है? राज्य का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। ये जो राज्य का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है, तो इसका योगदान कितना है? तो इसका योगदान आपको देखने को मिलेगा 0.55%। ये जो छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र है वो पांच पांच भाग में बांटा गया है नदी अपवाह तंत्र को, जिसमें से यह अपने आप में 100% है। तो ये जो 100% है इसको 5 भागों में बांटा जाएगा तभी तो ये 100% होगा ना। ठीक है। तो ये पांचों जो योगदान है उसमें से सबसे कम योगदान आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का, 0.55% देखने को मिलेगा। जिसमें से मुख्य नदी आपको बंजर नदी और ताड़ा नदी देखने को मिलेगा, जो कि मैकल पर्वत के पश्चिमी ओर से बहती हुई, प्रवाहित होते हुए, कवर्धा में प्रवाहित होते हुए यह जाकर नर्मदा नदी में समाहित हो जाते हैं जी। ठीक। उसके अलावा एक अगला नदी अपवाह तंत्र आपको याद रखना है, वो है कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। जो कि ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मिलने से उस नदी का नाम हुआ है, पड़ा है, जो कि नाम है ब्राह्मणी नदी। एक आपको देखने को मिलेगा झारखंड से कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना नदी में, या फिर कोयल नदी। कौन सी नदी? कोयल, कोयल नदी। दूसरा नदी है शंख नदी। कौन सी है? शंख नदी। और शंख और कोयल नदी के मिलने से यहाँ पे एक नदी का नामकरण होता है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। और इसी ब्राह्मणी नदी कहाँ पे जाकर, ये जाकर समाहित हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस वजह से ये मुख्य नदी हो जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। ये जो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है, यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा, सॉरी, ये प्रदेश का दूसरे नंबर का, छोटे में दूसरे सबसे छोटे नंबर की बात की जाए तो सबसे छोटा है कौन सा? नर्मदा। और उसके बाद आता है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, जो कि इसका आपको योगदान देखने को मिलेगा 1.03%। कितना? 1.03%। कितना देखने को मिलेगा? 1.03% आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है। इसके बाद अगर कोई आता है तो वो आपको देखने को मिलेगा सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। यहां से अमरकंटक चोटी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और इस सोन नदी की भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा नेउर नदी, बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, ये सब आपको देखने को मिलेगा जी। और यह सोन नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। उसके बाद यह पटना पे जाकर
गंगा नदी पे विसर्जित हो जाती हैं। इस वजह से इस नदी अपवाह तंत्र को हम लोग कहते हैं सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सी नदी अपवाह तंत्र? सोन गंगा, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। जिसमें से छत्तीसगढ़ का इसका योगदान आपको देखने को मिलेगा नदी अपवाह तंत्र में 13.63%। कितना? 13.63% देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वो है कौन सा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। यहाँ से महाराष्ट्र से त्र्यंबक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है और उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। और इस गोदावरी नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो कोरापुट क्षेत्र से निकलती है, कालाहांडी से निकलती है। और उस नदी का नाम क्या है जी? उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी, जो कि भद्रकाली में जाकर समाहित हो जाती है। इस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। और एक नदी जो है वो उसका नाम है शबरी नदी। कौन सी नदी? शबरी नदी। और इन्हीं नदियों से और इनकी सहायक नदियों से एक नदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गोदावरी अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी अपवाह तंत्र कहते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र। ये जो गोदावरी अपवाह तंत्र है, यह छत्तीसगढ़ के जो कुल अपवाह तंत्र हैं उसमें से इनका योगदान अगर देखे तो योगदान इनका आपको देखने को मिलेगा 28.64%। कितना देखने को मिलेगा? 28.64% इसको देखने को मिलेगा, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। क्या है? प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे जो बड़ा नदी अपवाह तंत्र है वो है कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र, जो कि धमतरी के सिहावा पर्वत से प्रवाहित होती है, उद्गम होता है और यह प्रवाहित होते हुए ये चले जाते हैं कांकेर। कांकेर के बाद यह बालोद और धमतरी में बॉर्डर बनाते हुए ये चला जाता है राजीव। उसके बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद यह चला जाता है रायपुर, आरंग चला जाता है। उसके बाद यह चला जाता है महासमुंद और महासमुंद के सिरपुर में होते हुए यह चला जाता है बलौदा बाजार, भाटापारा, बलौदा बाजार के भाटापारा के पलारी से होते हुए यह चला जाता है जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में, और शिवरी नारायण जांजगीर चांपा यहाँ पे चला जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए यह सारंगढ़, भिलाईगढ़ और शक्ति जिला में बॉर्डर बनाते हुए, रायगढ़ में बॉर्डर बनाते हुए यह कहाँ पे चला जाता है? यह चला जाता है उड़ीसा पे। और उड़ीसा में जाने के बाद हीराकुंड डैम बनेगा और हीराकुंड डैम बनने के बाद यह जाकर बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप जाकर समाहित हो जाएगा जी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये है कौन सा? ये है महानदी, जो कि मुख्य नदी है, छत्तीसगढ़ की भी मुख्य नदी है। और इनकी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा गढ़चिरौली से आ रहा है और अंबागढ़ चौकी से होते हुए कुछ इस प्रकार से बहते हुए आ रहा है। ये ठीक है, ये इस प्रकार से आ रहा है जी। शिवरी नारायण में जाकर मिल जाएगा। ये उनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों की भी सहायक नदियों से एक नदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है और उस नदी अपवाह तंत्र को कहते हैं महानदी अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? महानदी अपवाह तंत्र कहते हैं। महानदी अपवाह तंत्र। ये जो महानदी अपवाह तंत्र है यह प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है, जो कि लगभग आधे से भी ज्यादा मतलब 56.15% 56.15% योगदान इन्हीं का ही रहने वाला है जी। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन है? नदी अपवाह तंत्र कौन सा है जी? तो वो है महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र है। इतना आपको पता चल गया है जी। ठीक है साथियों, इतना पता चल गया है। तो देखिए जी,
इसमें से जो सबसे छोटा छोटा जो नदी अपवाह तंत्र है उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र, वो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसको इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है ये जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी ये कुछ इस प्रकार से बहती है, जिसमें से हमारे कबीरधाम जिले से 2 नदी इस नर्मदा नदी में जाकर समाहित होती हैं। उसकी सहायक नदी है नर्मदा नदी की, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा ताड़ा नदी और बंजर नदी। कौन कौन सी नदी? ताड़ा नदी, एक तो आपको याद रखना है ताड़ा नदी, एक याद रखना है ताड़ा, और दूसरा याद रखना है बंजर। ये दोनों नदी जाकर किसमें मिलते हैं? नर्मदा नदी में मिलती हैं, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। और यह राज्य का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया? जी हाँ, ये आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत याद रखना है। इसके बाद जो अगला नदी अपवाह तंत्र याद रखना है वो है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? तो इसके अंतर्गत याद रखना है शंख नदी और कोयल नदी, दो नदियों के मिलने से एक नदी का नामकरण होता है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। और ये जो ब्राह्मणी नदी है ये मुख्य नदी बन जाती है और कहां पे जाकर मिल जाती है? यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित होती है। इस वजह से यह मुख्य नदी होने की वजह से इसको हम लोग ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। और इनके जो योगदान की बात की जाए अपवाह तंत्र में तो आपको देखने को मिलेगा 1.03%। इसमें से मुख्य नदी कौन सी है? शंख और कोयल नदी है। तो 2 नदी अपवाह तंत्र आपको यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरे नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो तीसरा नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सी नदी अपवाह तंत्र? सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और ये जो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से याद रखना है कौन सा? सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी याद रखना है। चलिए भाई, थोड़ा सा मैप हम लोग क्या करते हैं? इनपुट कराते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि कहां से किसका उद्गम हुआ है, किस नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ये है जी, ये है कौन सा नदी? ये है तो चित्र जी, मानचित्र है। यहाँ पे तो नदी नहीं है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आपको मैं बहुत सारे चोटियां पढ़ा चुका हूं, पर्वत पठार पढ़ा चुका हूं। तो आपको ज्यादा उतना मैं बोलूंगा कि ये चोटी यहाँ पे है तो ये आपको सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको पिछली कक्षा में नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर पिछली कक्षा को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पर्वत पठार पढ़ाऊंगा तो वहां पे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे पर्वत पठार नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उद्गम स्थल पढ़ाऊंगा, और पर्वत पठार को मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूं तो यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? अमरकंटक चोटी देखने को मिलेगा। मैं कल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा? अमरकंटक चोटी है। कौन सा है? अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी। और इस अमरकंटक चोटी से एक नदी का उद्गम हुआ है, और उस नदी का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? सोन नदी देखने को मिलेगा, जिसका उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक चोटी। सोनमुड़ा, कौन सा? सोनमुड़ा देखने को मिलेगा। सोनमुड़ा, ठीक है, सोनमुड़ा। और यहां से एक नदी का उद्गम हुआ है जिस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी नाम है जी। ठीक, कौन सी नदी है? सोन नदी है। ये जो सोन नदी का उद्गम हुआ है सोनमुड़ा से, अमरकंटक चोटी से, और इनका विसर्जन होता है महानदी पे, पटना पे होता है। कहां पे? महानदी पटना पे होता है। सॉरी, महानदी बोल रहा हूँ, गंगा नदी पे होता है। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे पटना में होता है। पटना में, बिहार में है पटना। ठीक है, पटना में होता है जी। ये तो देखिए भाई, यहां से जो नदी है तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो सोन नदी नहीं बह रहा है, ना ही गंगा नदी बह रहा है। तो इसको हम लोग अपवाह तंत्र के अंतर्गत, सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं वो किसमें जाकर समाहित हो रही है? वो जाकर समाहित हो रही सोन नदी में, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा नेउर नदी। कौन सी नदी? नेउर नदी देखने को मिलेगा। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह बॉर्डर बनाते हुए यह कहां पे चला जाता है? यह मध्य प्रदेश में जाकर सोन नदी से जाकर मिल जाता है। उसके बाद अगर देखें तो अगला आपको देखने को मिलेगा मांझटोली की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा क्या जी? बनास नदी देखने को मिलेगा।
कौन सी नदी? बनास नदी देखने को मिलेगा। और बनास नदी के बाद जो अगला नदी आपको याद रखना है वो है गोपद नदी। कौन सी है? गोपद नदी है। यहां से आपको देखने को मिलेगा गोपद नदी। ठीक, कौन सी नदी? गोपद नदी। यहाँ पे मैं आपको एक पहाड़ी बताया हूं। कौन सी पहाड़ी है? मांझ टोली की पहाड़ी। मांझ टोली की पहाड़ी। कौन सी? मांझ टोली की पहाड़ी बताऊं। और इस मांझ टोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसील से, कहां से? भरतपुर तहसील से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है, जिसका विसर्जन हो रहा है सोन नदी में। कहां पे? सोन नदी पे हो रहा है। ठीक है, और इनकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सहायक नदी है गोपद नदी। कौन सी है? गोपद नदी जी। और ये जो गोपद नदी है इसका उद्गम होता है सोनहट के पठार से होता है। कहां से होता है? सोनहट के पठार से होता है। और सोनहट के पठार कहां पे है जी? यहाँ पे है ना। तो सोनहट के पठार से हो रहा है। कहां से? सोनहट के पठार, यहां से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, कोरिया जिले से हुआ है और जाके ये बनास नदी पे विसर्जित हो रही। तो ये किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है गोपद नदी जी। ठीक है, ये आपको पता चल गया तीन नदियों के बारे में। ठीक, आगे बढ़े, आगे नदी, अगले नदी के बारे में देखते हैं। तो अगली नदी की बात करें तो सरगुजा में एक पहाड़ी पढ़ाया हूं मैं। क्या है? एक पहाड़ी पढ़ाया हूं जिसका नाम बताया हूं मैं आपको, छोरी मतीरंगा की पहाड़ी। क्या पढ़ाया हूं? छोरी मतीरंगा की पहाड़ी पढ़ाया हूं। छोरी मतीरंगा। और ये जो छोरी मतीरंगा की पहाड़ी है उसमें से एक नदी को मैं बताया हूं कि एक नदी है जो छोरी मतीरंगा की पहाड़ी से उद्गम होता है, अंबिकापुर से उद्गम होता है और यह चला जाता है सरगुजा और बलरामपुर होते हुए यह चला जाता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, कहां पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये जाकर क्या हो जाता है? सोन नदी पे जाकर समाहित हो जाता है। सोनभद्र में जाकर यह समाहित हो जाता है जी। और इसका नाम आपको देखने को मिलेगा रिहंद नदी। क्या है? रिहंद नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा नदी है? ये है गोपद नदी। और ये है बनास नदी। ये है नेउर नदी। कौन सी नदी है? नेयूर नदी। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो रिहंद नदी की बात की जाए तो रिहंद नदी में आपको स्थलकृत पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को मैं बता रहा था कि सिंगरौली बेसिन, रिहंद बेसिन का निर्माण करती है एक नदी जिसका नाम है रिहंद नदी। वो नदी यही है जी। ठीक है, जो कि इसका उद्गम होता है छुरीमती रंग की पहाड़ी से, इनका विसर्जन होता है सोनभद्र में। और इनके उद्गम से लेकर विसर्जन तक, उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 250 किलोमीटर। कितना? 250 किलोमीटर। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के बाहर में भी बह रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बह रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी इनका देखने को मिलेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ बस में, हमारे छत्तीसगढ़ में सीजी में इनका आपको लंबाई कितना देखने को मिलेगा? तो 145 किलोमीटर। कितना? 145 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगा जी। इनकी प्रमुख सहायक नदी भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें से आपको देखने को मिलेगा महाना नदी। कौन सी नदी? महाना नदी देखने को मिलेगा। मुरनी, महान, ये है मुरनी नदी, महाना नदी, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सी नदी? घुनघुट्टा नदी, सूर्या नदी। कौन कौन सी? घुनघुट्टा, घुनघुट्टा नदी, सूर्या नदी, सूर्या नदी, ये है इनकी सहायक नदियां जी। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी को याद रखना है जो कि सोन नदी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है जिसका नाम है कन्हार नदी। और कन्हार नदी का उद्गम कहां से हुआ है जी? कन्हार नदी का आपको देखने को मिलेगा क्या? कन्हार नदी का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा बखोना चोटी से, जो कि पंडरा पाट में स्थित है। किसमें? पंडरा पाट के बखोना चोटी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिस नदी का नाम है कन्हार नदी। और यह झारखंड और छत्तीसगढ़ में बॉर्डर बनाते हुए यह
सोनभद्र में ही जाकर ये कहां पे जाकर मिल जाती है, सोनभद्र जिले में जाकर सोन नदी पे जाकर मिल जाती है जी। तो इनका विसर्जन कहां पे है, सोनभद्र में होगा, सोन नदी पर। ठीक है, उद्गम स्थल क्या है, तो उद्गम स्थल के आप रूप में आपको याद रखना है बखोना चोटी। कौन सी चोटी, बखोना, बखोना चोटी। ये जो बखोना चोटी है पंडरापाठ में स्थित है। इस जगह से एक नदी का उद्गम हुआ है जिस नदी का नाम है कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी नाम है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है इसकी उद्गम से लेकर और विसर्जन तक की लंबाई, तो लंबाई को याद रखना है 115 किलोमीटर। कितना, 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है जी। ठीक है, जिसमें से इनकी सहायक नदी मदद करती है इसको जल प्रदान करने में। तो जल के रूप में आपको देखने को मिलेगा चनान नदी। कौन सी नदी, चनान नदी देखने को मिलेगा, पिंजल नदी देखने को मिलेगा, सिंदूर नदी देखने को मिलेगा जी, गल्फ हुआ नदी देखने को मिलेगा। कौन सी नदी, ये है गल्फ हुआ, गल्फ हुआ सूर्या, सॉरी सिंदूर नदी, सिंदूर नदी, पिंजल नदी, और आपको देखने को मिलेगा चनान नदी। कौन सी नदी, चनान नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, चनान नदी, पिंजल नदी, सिंदूर नदी, गल्फुआ नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है कन्हार नदी की सहायक नदी है। किस नदी की, कन्हार नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और ये आपको याद रखना है विशेषता के रूप में कि यह झारखंड, यहाँ पे झारखंड है ना, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बहने वाले, बॉर्डर बनाने वाली एक नदी कौन सी है, अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कन्हार नदी। कौन सी नदी याद रखना है, कन्हार नदी याद रखना है जी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र, और हम लोग पढ़ चुके हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, और हम लोग पढ़ चुके हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले नदी अपवाह तंत्र की बात करते हैं। और अगली जो नदी अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कौन सी नदी, वो पढ़ना है महानदी अपवाह तंत्र। चलिए भाई, कौन सी नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, महानदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, बीच से पढ़ते हैं। ठीक, तो ये कौन सी नदी अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र है भाई। ठीक, ये है। अब इसके अंतर्गत अगर देखें तो धमतरी जिले में एक पर्वत है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है सिहावा पर्वत। क्या है, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। इस सिहावा पर्वत से एक नदी का उद्गम हुआ है, उस नदी का नाम क्या है जी, गंगा नदी, सॉरी महानदी है। क्या है, महानदी है, जो कि धमतरी में उद्गम होता है और कांकेर जिला में प्रवेश करते हुए यह बालोद में जाते हैं, और बालोद में और धमतरी के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये चला जाता है, पुनः धमतरी में आ जाते हैं। उसके बाद ये चला जाता है राजिम, गरियाबंद में प्रवेश करते हुए यह कहाँ पे चला जाएगा, रायपुर चला जाएगा, रायपुर की आरंग में चला जाएगा, और आरंग के बाद यह सिरपुर होते हुए, यह पलारी होते हुए, शिवरी नारायण से होते हुए, चंद्रपुर से होते हुए, सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला के होते हुए यह चला जाता है संबलपुर की ओर, और संबलपुर के बाद आगे पे जाकर यह हीराकुंड डैम बनाएगा, और हीराकुंड डैम बनाने के बाद यह कटक के समीप, कहाँ पे, कटक के समीप जाकर यह अपना पानी विसर्जित कर देगा, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी पे, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी पे चला जाएगा जी। ठीक है, ये कौन सा है, हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम, बांध है, हीराकुंड बांध। ठीक है, जो कि सबसे लंबा बांध है जी। ठीक, ये है आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग बताइए ये जो महानदी है ये कितने जिलों से होकर गुजर रहा है, कितने जिले से होकर गुजर रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, महानदी कितने जिलों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, काउंट आप लोग कीजिएगा, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं। ये है धमतरी, कौन सा है, धमतरी, ये है कांकेर, और ये कौन सा है, बालोद है, और ये आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद ये रायपुर है, ये आपको देखने को मिलेगा महासमुंद, ये है बलौदा बाजार, और ये है कौन सा जिला, ये है जांजगीर
झापा जिला, और ये आपको देखने को मिलेगा शक्ति, ये है सारंगगढ़ और भिलाईगढ़ जिला, ये देखने को मिलेगा रायगढ़। ठीक है, तो इतने जिले मतलब 11 जिलों से यह प्रवाहित हो रहा है जी। और 11 जिले से प्रवाहित हो रहा है, तो इनके जो प्रमुख तटीय शहर की अगर मैं बात कहूं, तो प्रमुख तटीय शहर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे राजिम। कहाँ पे? राजिम देखने को मिलेगा। राजिम कहाँ पे है? राजिम है गरियाबंद में। कहाँ पे है? गरियाबंद में है। ठीक है, इसके अलावा और आपको देखने को मिलेगा रायपुर में, और रायपुर में आपको नजर आ जाएगा क्या? तो रायपुर में आपको नजर आएगा आरंग। कौन सा आएगा? आरंग आएगा। तो ये हो जाएगा आरंग। आरंग, ठीक है। अब आरंग के बाद ये आगे चला जाता है कहां पे? ये रायपुर होते हुए ये चला जाता है महासमुंद में, और महासमुंद में आपको एक जगह, प्रमुख जगह याद रखना है, सिरपुर। कौन सा? सिरपुर। सिरपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा आप चले जाइए बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार में एक प्रमुख जगह है जिसका नाम है पलारी। पलारी है। पलारी इसी नदी के तट पर है, महानदी के तट पर। इसके अलावा आप चले जाइए जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। शिवरी नारायण। शिवरी नारायण किसके तट पर है? महानदी के तट पर है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा शक्ति जिले में चंद्रपुर। कौन सा? चंद्रपुर देखने को मिलेगा जी। चंद्रपुर किसके नदी के तट पर है? ये है महानदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर? महानदी के तट पर। इस महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रों में इसका विस्तार है और सबसे बड़ी नदी है इस वजह से, और पवित्रता के दृष्टि से इसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 11 जिलों से होते हुए यह प्रवाहित हो रहा है, और 2 राज्यों में यह बह रही है। तो ये कौन सी नदी है जी? ये है, नदी का नाम है महानदी। ठीक है, ये जो महानदी है इसमें से इसके प्रमुख तटीय शहर की बात की जाए, तो आपको देखने को मिलेगा राजिम, आरंग, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण और चंद्रपुर देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये है। और ये जो राजिम है, ये जो राजिम है इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा जी। ये उद्गम से लेकर, ये जो उद्गम है, इस उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात कहूं, तो कुल लंबाई आपको देखने को क्या मिलेगा? तो कुल लंबाई इनका देखने को मिलेगा 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई की अगर मैं बात कहूं, तो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है जी? तो 286 किलोमीटर देखने को मिलेगा। कितना? 286 किलोमीटर देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये है। इसका उद्गम और विसर्जन तो आपको भली भांति पता हो गया कि कौन सा है। ठीक है, और इनको अन्य रूप में, इसकी विशेषता के रूप में आपको याद रखना है, इसको दर्जा दिया गया है छत्तीसगढ़ की गंगा। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। क्या है? छत्तीसगढ़ की गंगा है। इसके अलावा आपको याद रखना है और क्या? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे सबसे बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। क्या है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? तो वो है गंगा नदी, सॉरी, वो है महानदी। कौन सी है? वो है महानदी है जी। ठीक है, इस महानदी को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें अगर देखें तो ये जो महानदी है इसे प्राचीन काल में कनक नंदनी कहा जाता है। इसमें प्राचीन काल में अगर देखें, तो प्राचीन काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? और इसके अलावा चारों युगों में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछ देगा, है ना। तो चलिए भाई, इसी को मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो प्राचीन नाम क्या था इस नदी का? सतयुग में, सतयुग में इसका नाम क्या है? इसमें सतयुग में इसका क्या नाम है? इसके अलावा त्रेता युग में, त्रेता युग में इसका क्या नाम है? द्वापर में, द्वापर युग में इसका क्या नाम है? ये आप लोगों को बताऊंगा। तो प्राचीन काल में महानदी को कनक नंदनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कनक नंदनी।
कनक नंदनी के नाम से जाना जाता है। कनक नंदनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कनक नंदनी के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, तो कनक नंदनी हो गया प्राचीन नाम किसका? महानदी का। किसका? महानदी का। ठीक है, और सतयुग की बात की जाए तो सतयुग के वायु पुराण में, किसमें? वायु पुराण में इसे नीलोत्पला, नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। किसमें? वायु पुराण में, वायु पुराण में जी। ठीक है, इसके अलावा त्रेता युग की बात की जाए तो त्रेता युग में किस नाम से जाना जाता है? तो त्रेता युग में इसे महानंदा, महानंदा के नाम से जाना जाता है। द्वापर की बात की जाए और द्वापर के स्कंद व मत्स्य पुराण की बात की जाए तो उसमें बात की जाता है चित्रोत्पला, चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चित्रोत्पला। किस नाम से? चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। और चित्रोत्पला किस में? तो चित्रोत्पला जाएगा स्कंद पुराण। किसमें? स्कंद और मत्स्य, मत्स्य पुराण में। ठीक है, इसका स्कंद और मत्स्य पुराण में किस नाम से जाना जाएगा? चित्रोत्पला के नाम से। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कौन सा? कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग में कौन से नाम से जाना जाता है? तो महानदी, महानदी के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो ऋषि तुल्य के नाम से भी और अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य नाम के रूप में आपको याद रखना है ऋषि तुल्य। कौन सा नाम याद रखना है? ऋषि तुल्य नाम याद रखना है। ठीक है, ये है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जी। ठीक, तो एक नदी के अंतर्गत इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है। अभी तो हम इनकी सहायक नदी भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो सहायक नदी चलिए पढ़ते हैं जी। अब ये सहायक नदी है, इसमें से हम लोग कुछ उत्तर दिशा से भी आएगा और दक्षिणी दिशा से भी जाएगा। तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की हम लोग क्या पढ़ेंगे? सहायक नदी पढ़ेंगे जी। तो उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से कौन कौन सी सहायक नदी आकर मिल रही हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे एक पर्वत है जिसमें से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? तो हुआ है महानदी का। कौन सी नदी का? महानदी है। ये कौन सी नदी है? महानदी है। और इन उद्गम के इस पार से जो आएगा वो नदी कौन सी होगी? दक्षिणी सहायक नदी है। और महानदी के उद्गम के इस पार से जो भी नदी आएगा वो कौन सा होगा? उत्तरी सहायक नदी है। कौन सी नदी? उत्तरी सहायक नदी है। ठीक है, तो दक्षिणी सहायक नदियों में से हम लोग देखते हैं सबसे पहली नदी, दक्षिण नदी की सबसे पहली नदी आपको देखने को मिलेगा सिलियारी नदी। कौन सी नदी? सिलियारी नदी देखने को मिलेगा। ये है पहली नदी, वो है सिलियारी, सिलियारी नदी। कौन सी नदी है? सिलियारी नदी है, जिसका उद्गम होता है धमतरी में। और धमतरी में उद्गम होने के बाद यह कहां पे? धमतरी में ही जाकर यह समाहित हो जाती है सिलियारी नदी जी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। पहली नदी कौन सी है? सिलियारी नदी। चलिए भाई, अब दूसरी सहायक नदी देखते हैं। और दूसरी सहायक नदियों में से यहाँ पे है वो ये क्षेत्र नवरंगपुर। ये जो नवरंगपुर की पहाड़ियां हैं, इसमें बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है जी। नवरंगपुर जो क्षेत्र है उसमें से कौन सा है? ये नवरंगपुर की पहाड़ियां, नवरंगपुर की पहाड़ी। ठीक है, इस पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है और उस नदी का नाम है सोढ़ूर नदी। और सोढ़ूर नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आती है और ये इसमें जाकर ये इस प्रकार से बह जाती है जी। ठीक है, इसमें से जाकर प्रवाहित होती हैं। धमतरी गरियाबंद होते हुए यह राज्य में जाकर समाहित हो जाती है सोढ़ूर नदी, इसमें महानदी पे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी सहायक नदी आपको याद रखना है, ये कौन सी नदी? ये है सोढ़ूर, सोढ़ूर नदी है ना। ठीक है, अब तीसरी नदी के रूप में हमें देखने को मिलेगा वो जो नदी है भातरीगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होगा जी। इसका होगा पैरी नदी का। कौन सी नदी का? पैरी नदी का। पैरी नदी का उद्गम होगा कहां से? भातरीगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से। कहां से? यहां पे है भातरीगढ़ नवागढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भातरीगढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी, इस भातरीगढ़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिस नदी का नाम है क्या? पैरी नदी। कौन सी नदी है? पैरी नदी है।
पैरी नदी, ठीक है जी। तो पैरी नदी, सोढ़ूर नदी और महानदी का त्रिवेणी संगम पर है कहां पे? राजिम में जी। कहां पे बन रहा है? राजिम में। राजिम क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन नदियों का संगम स्थल है, त्रिवेणी संगम स्थल है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम को कहा जाता है, ठीक है। जिसमें से तीन नदियों का संगम आपको देखने को मिलेगा, सोढ़ूर नदी और पैरी नदी। तो सिलियारी नदी की अगर मैं बात कहूं तो ये सिलियारी नदी यहाँ पे इसी में क्या बना है? सिलियारी नदी पे ही बना है क्या? माडोम सिल्ली बांध बना हुआ है। सिलियारी नदी में क्या बना है? माडोम सिल्ली बांध बना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सोढ़ूर नदी, और सोढ़ूर नदी का उद्गम होता है नवरंगपुर की पहाड़ी से, जिनका विसर्जन आपको देखने को मिलेगा मलगांव। मलगांव गांव देखने को मिलेगा, गरियाबंद जिले पे है, ठीक है। इसके समीप पैरी नदी पे देखने को मिलेगा। ये जो सोढ़ूर नदी है ये पैरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ में 80 किलोमीटर ये बहती है। कितने? 80 किलोमीटर बहती है जी, ठीक है। तो इनका जो प्रवाह क्षेत्र भी होगा वो धमतरी होगा और गरियाबंद होगा जी, ठीक। और पैरी नदी की अगर मैं बात करूं तो पैरी नदी का उद्गम हुआ है भातरीगढ़ की पहाड़ी से। कहां से हुआ है? भातरीगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। बिंद्रानवगढ़ तहसील से हुआ है, गरियाबंद जिला से हुआ है। और जो कि यह विसर्जित हो रहा है कहां पे? गरियाबंद में हो रहा है, राजिम के समीप हो रहा है, महानदी पर हो रहा है, ठीक है। इसमें त्रिवेणी संगम बन रहा है, पैरी नदी, सोढ़ूर नदी और महानदी में। कहां पे? राजिम में बन रहा है जी, ठीक है। इसके बाद जो अगला नदी है वो नदी को आपको याद रखना है, जोक नदी। कौन सी नदी? जोक नदी को याद रखना है। और जोक नदी का आपका दो जगह उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है जी? सोनबेरा का पठार है। यहाँ पे क्या है? सोनबेरा का पठार है। और ये जो सोनबेरा का पठार है, सोनबेरा का पठार, ये जो सोनबेरा का पठार है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि यहीं से सोनबेरा के पठार से एक नदी का उद्गम हुआ है। और यह जो नदी है यह महासमुद्र में प्रवेश करती है। और महासमुद्र में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है जी? उस पहाड़ी का नाम आपको देखने को मिलेगा पिथौरा तहसील में। कहां पे? पिथौरा, पिथौरा तहसील। इस पिथौरा तहसील में ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पास इसका उद्गम हुआ है करके, है ना। और हुआ कहां पे है? सोनबेरा के पठार में हुआ है। लेकिन उद्गम के रूप में आपको दोनों जगह याद रखना है। एक याद रखना है महासमुंद पिथौरा, और सोनाबेरा के पठार उड़ीसा को याद रखना है, ठीक है। किसके? जोग नदी के उद्गम से याद रखना है, ठीक। और यह जाकर कहां पे? यह महासमुंद से बड़ौदा बाजार होते हुए यह चला जाता है कहां पे? जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। और शिवरी नारायण में जाकर यह महानदी पे जाकर मिल जाती है जी, ठीक है। और यहां से उत्तर से भी आएगा शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी और जोग नदी और महानदी, यहाँ पे भी क्या होगा? त्रिवेणी संगम बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम बनेगा जी, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है? ये है जोक नदी। कौन सी नदी है? जोक नदी, जोक नदी है, ठीक है। और जोक नदी से भी पहली नदी आपको देखने को मिलेगा सूखा नदी। कौन सी नदी देखने को मिलेगा? सूखा नदी, सूखा नदी। और इसी सूखा नदी की सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है कोडार नदी। कौन सी नदी? कोडार, कोडार नदी याद रखना है जी, ठीक। कौन सी नदी याद रखना है? कोडार नदी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपको याद रखना है, रदन की पहाड़ी से जो नदी का उद्गम हुआ है उस नदी का नाम है लात नदी। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है रदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रदन, रदन की पहाड़ी। और इस रदन की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जो कि चंद्रपुर में जाकर मिल जाती है महानदी पे, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी है। कौन सी नदी? लात नदी है। ये चंद्रपुर में जाकर समाहित होगा, चंद्रपुर में, ठीक है। शक्ति में है चंद्रपुर। ये है शिवरी नारायण। कौन सा है? ये आपको देखने को मिलेगा शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, ठीक है। ये है। तो तीन जगह में आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिल रहा है। एक आपको राजिम में, दूसरा शिवरी नारायण में, तीसरा चंद्रपुर में देखने को मिलेगा। उत्तर से आएगा मांड नदी, नीचे से लात नदी और बीच में है महानदी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा।
तो ये हो गया दक्षिणी सहायक नदियां महानदी की। ये क्या है? दक्षिणी सहायक नदियां हैं महानदी की। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी सहायक नदी की, जिसमें से अगर देखें तो उत्तरी सहायक नदी के अंतर्गत हमें सबसे पहली नदी याद रखना है दूध। अच्छा, एक और नदी आपको याद रखना है, वो है लात लात सॉरी तेल नदी। कौन सी नदी? तेल नदी याद रखना है। ये नदी है तेल नदी, जो कि देवभूख क्षेत्र से उद्गम होता है और यह जाकर उड़ीसा में जाकर यह मिलता है, जिसका नाम है तेल नदी। देवभोग तहसील से इसका उद्गम होता है। कहां से? देवभोग क्षेत्र से इनका उद्गम होता है और यह जाकर उड़ीसा में जाकर संबलपुर के समीप जाकर ये विसर्जित हो जाते हैं जी महानदी पे। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब उत्तरी सहायक नदियों के रूप में सबसे पहली नदी आपको याद रखना, चलिए अलग कलर में देखते हैं। ठीक है, आ रहा है। तो ये है कौन सा नदी? ये आपको याद रखना है दूध नदी। सबसे पहली दूध नदी याद रखना है। और दूध नदी का उद्गम हुआ है मलाजकुड़ुम की पहाड़ी से हुआ है। कहां से हुआ है? मलाजकुड़ुम की पहाड़ी से हुआ है। तो ये कौन सी नदी है? ये है दूध नदी। दूध नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? दूध नदी है, जिसका उद्गम हुआ है कांकेर में और इसका विसर्जन भी होगा कांकेर में होगा। तो मलाजकुड़ुम की पहाड़ी से हुआ है। कहां से? मलाज मलाजकुड़ुम की पहाड़ी। कहां से हुआ है इसका उद्गम? मलाजकुड़ुम की पहाड़ी से हुए हैं, दूध नदी पे हुआ है। और इसमें ही दूध नदी पे ही जलप्रपात बनेगा मलाजकुड़ुम जलप्रपात, है ना। सभी को मैं नहीं बता रहा हूं, सभी में जलप्रपात नहीं बता रहा हूं। जलप्रपात को और परियोजनाओं को हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि ज्यादा हो जाएगा इस वजह से नहीं बता रहा हूं। अभी उत्तरी सहायक नदी हमें देखना है और उसके अलावा हम लोग गोदावरी नदी या पातंत्र को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है? दूध नदी है, पहली उत्तरी सहायक नदी है। इसके बाद दूसरी उत्तरी सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है शिवनाथ नदी को। किसको याद रखना है? शिवनाथ नदी को याद रखना है जी, ठीक है। और शिवनाथ नदी का उद्गम आपको देख पहले तो लिया जाता था पाना बरस की पहाड़ी से। कहां से? पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी। अब इसका उद्गम और भी पहले देखने को मिला है गढ़ चिरौली, गढ़ चिरौली, गढ़ चिरौली। और ये गढ़ चिरौली है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। ये है, तो ये आपको देखने को मिला है उद्गम स्थल दो याद रखना है, एक तो महाराष्ट्र में गढ़ चिरौली, दूसरा याद रखना है पाना बरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील में, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे जाता है? ये जाएगा राजनांदगांव में जाएगा। और राजनांदगांव होते हुए यह कहाँ पे चला जाएगा? दुर्ग में चला जाएगा। दुर्ग के धमधा होते हुए यह मुंगेली पे चला जाएगा। कहाँ पे? सॉरी, बेमेतरा में चला जाएगा। और बेमेतरा के बाद ये चला जाएगा कहाँ पे? ये चला जाएगा थोड़ा सा चला जाएगा बलौदा बाजार। उसके बाद पुनः ये चला जाता है कहाँ पे? मुंगेली पे। और मुंगेली के बाद यह कहाँ पे चला जाएगा? बिलासपुर। और सॉरी बलौदा बाजार भाटापारा में बॉर्डर बनाते हुए यह चला जाएगा शिवरी नारायण में। और शिवरी नारायण में जाने के बाद यह त्रिवेणी संगम स्थापित किया जाएगा जी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नदी देखने को मिला है जी, बहुत बड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? वो आपको देखने को मिलेगा शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। ये जो शिवनाथ नदी है यह छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बहने बहने वाली सबसे सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कुल कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? तो आपको देखने को मिलेगा 290 किलोमीटर। कितना? 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है जी, ठीक है। इसका जो विसर्जन होता है वो शिवरी नारायण में होता है, त्रिवेणी संगम बनाते हैं जी, ठीक है। इनकी भी छोटी बड़ी सहायक नदी देखने को मिलेगा, जिसमें से उत्तरी सहायक नदी भी देखने को मिलेगा और दक्षिणी सहायक नदी भी देखने को मिलेगा जी, ठीक है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है शिवनाथ नदी, इनके भी आपको देखने को मिलेगा क्या जी? इनके भी नगरीय तट देखने को मिलेगा, इनके भी शहर में देखने को मिलेगा। क्योंकि इनके तट में आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव, यहाँ पे राजनांदगांव। इसके अलावा बेमेतरा में आ जाएगा, कहाँ पे? सॉरी दुर्ग में आ जाएगा। और दुर्ग में जब आएगा तो दुर्ग के धमधा, कहाँ पे? धमधा में चला जाएगा, धमधा में चला जाएगा। और धमधा के बाद आगे जाएगा। और धमधा के बाद जब आगे जाएगा
तो वो कहाँ पे जाएगा, बेमेतरा में जाएगा। और बेमेतरा में क्या है, नाद घाट है। क्या है, बेमेतरा के नाद घाट, नाद घाट है। और ये जो नाद घाट है ये किस नदी के तट पर है पूछे तो आपको याद रखना है शिवनाथ नदी। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है ये आगे चला जाएगा कहाँ पे, ये चलाएगा बलौदा बाजार भाटापारा में, जो कि आपको देखने को मिलेगा सोमनाथ। सोमनाथ किस नदी के तट पर है, वो है शिवनाथ नदी के। और मटकू द्वीप यहाँ पे आ जाएगा, मटकू द्वीप ये भी इसी नदी के तट पर है। ठीक है जी, मटकू द्वीप इसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये शहर आपको याद रखना है, तटीय शहर आपको याद रखना है। ठीक, और इनकी सहायक नदियों के रूप में आपको याद रखना है कौन कौन सी नदी, तो इनकी भी उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत आपको सबसे पहली जो नदी याद रखना है वो नदी कौन सी है, तो वो नदी आपको याद रखना है खारंग नदी। कौन सी नदी, खारंग नदी याद रखना है। कहां से, डोंडी लोहारा से, बालोद के डोंडी लोहारा से इसका उद्गम हुआ है जी। कहां से, बालोद के डोंडी लोहारा से हुए हैं। और यह जाकर कहां पे जाकर मिल जाएगा, दुर्ग में जाकर यह मिल जाएगा जी, विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, खरखरा नदी। कौन सी नदी है, खरखरा नदी। चलिए पेन का कलर चेंज, खरखरा नदी कौन सी नदी है, खरखरा नदी है। इसका उद्गम हुआ है कहां से, डोंडी लोहारा से हुआ है। कहां से हुआ है, डोंडी लोहारा से हुआ है। इस नदी की खासियत क्या है, इसमें खरखरा जलाशय का निर्माण किया गया था, जो कि कब किया गया था, 1967 में किया गया था, जो कि पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध था। छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है, वो है खरखरा डैम। ठीक, इसके अलावा जो अगली नदी है उस नदी का नाम आपको याद रखना है तांदुला नदी, जो कि कांकेर के भानु प्रतापपुर से, तांदुला नदी है जो कि कहाँ के, कांकेर के भानु प्रतापपुर से, यहां से इसका उद्गम होता है और यह जाकर समाहित हो जाती हैं जी। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी नदी है, तांदुला, तांदुला नदी। और तांदुला नदी पे डैम भी बना गया है। चलिए डैम को छोड़ते हैं, अगले क्लास में लिखेंगे उस डैम को। ठीक है, दुर्ग में ये जाकर विसर्जित हो गया जाएगा शिवनाथ नदी पे जी। ठीक, इसके बाद जो अगली नदी है उस नदी का नाम क्या है जी, अगली नदी छोटी नदी है, वो छोटी नदी है लेकिन महत्वपूर्ण नदी है जी, जिसका नाम है खारून नदी। कौन सी नदी, खारून नदी। ये है खारून नदी। और खारून नदी के ही तट पर, किस नदी के, खारून नदी के ही तट पर क्या है, खारून नदी के ही तट पर रायपुर शहर बसा हुआ है। और यह सोमनाथ में जाकर, बलौदा बाजार में जाकर ये क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। ये कौन सी नदी है, खारून, खारून नदी है। ये कौन सी नदी है, खारून नदी है। और इसी खारून नदी पे बसा हुआ है क्या, रायपुर। क्या है, रायपुर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा है, खारून नदी के तट पर बसा है। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तरी घाट कहाँ पे स्थित है, तो रायपुर में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, वो है खारून नदी के तट पर। ठीक है, जो कि पेटी चुआ की पहाड़ी से, बालोद के पेटी चुआ की पहाड़ी से इसका उद्गम आपको देखने को मिलेगा और इनका विसर्जन देखने को मिलेगा सोमनाथ में। कहां पे, सोमनाथ में देखने को मिलेगा, जो कि तरी घाट निर्माण करता है कहां पे, रायपुर में। तरी घाट है रायपुर में। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं जी, तो इसके अलावा और याद रख सकते हैं क्या, इसमें खूटा घाट जलाशय बना हुआ है। क्या याद रखना है, खूटा घाट, खूटा घाट नहीं, नहीं खूटा घाट नहीं। ठीक है, ये है आपको देखने को मिलेगा जी। अगली नदी की अगर मैं बात करूं तो अगली नदी आपको याद रखना है जमुनिया नदी। कौन सी नदी, जमुनिया नदी, जो कि बलौदा बाजार में ही उद्गम हुआ है और बलौदा बाजार में ही जाकर यह शामिल हो गया है इसमें शिवनाथ नदी में, जिसका नाम क्या है जी, जमुनिया नदी। कौन सी नदी, जमुनिया नदी। तो तीन चार नदी आपको याद रखना है, एक तो याद रखना है खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया नदी। ठीक है, अब उत्तरी सहायक नदियों पे आते हैं शिवनाथ नदी के। और उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे पहली सहायक नदी है कौन सी, आमनेर। कौन सी है, आमनेर नदी। और आमनेर नदी त्रिवेणी संगम बनाते हैं कहां पे, आमनेर, पिपरिया, मुस्का,
ये खैरागढ़ में बनाते हैं। कहाँ पे? खैरागढ़ में, खैरागढ़ में बनाते हैं और यह जाकर मिल जाते हैं, ठीक है, आमनेर नदी। ये आपको देखने को मिलेगा जो शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाते हैं दुर्ग में, ठीक। कौन सी नदी है? आमनेर नदी। आमनेर नदी त्रिवेणी संगम बनाते हैं जिसका नाम क्या है? आमनेर, मुस्का और पिपरिया। कौन कैसा है? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। त्रिवेणी संगम बनता है जी खैरागढ़ में, ठीक। और खैरागढ़ के बाद यह आगे बढ़ते हुए चला जाएगा दुर्ग, और दुर्ग में जाने के बाद यह शिवनाथ नदी में जाकर विसर्जित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली नदी के रूप में आपको याद रखना है वो नदी है हाप नदी, जो कि कांदावनी की पहाड़ी, कांदावनी की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, जिसका नाम क्या है जी? हाफ नदी। कौन सी नदी है? हाफ नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? हाफ नदी है, ठीक। और ये जो हाफ नदी है इनकी भी सहायक नदी आपको याद रख लेना है सकरी नदी, जो कि बेमेतरा में जाकर समाहित हो जाती है हाफ नदी में, ठीक है। तो इनका जो प्रवाह क्षेत्र होगा वो कवर्धा होगा और बेमेतरा होगा जी, ठीक है। हाफ नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये हाफ नदी है। ये कौन सी नदी है? हाफ नदी। और यह है सकरी नदी। ये जो सकरी नदी है इसी के ही तट पर कवर्धा बसा हुआ है। कौन सा? कवर्धा शहर इसी के ही तट पे बसा हुआ है, सकरी नदी के तट पर, ठीक है जी। ये है, तो हाफ नदी का उद्गम कवर्धा जिले से कांदावनी की पहाड़ी से। इनका जो विसर्जन हो रहा है वो बेमेतरा में हो रहा है, शिवनाथ नदी पे हो रहा है, ठीक है। अगली जो नदी आपको याद रखना है वो नदी आपको याद रखना है मनियारी नदी, जो कि पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम हुआ है। कहां से? पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम हुआ है। इसका हुआ है पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम हुआ है, जिसका नाम है मनियारी नदी। ये कौन सा है? पेंड्रा लोरमी का पठार, यहां से उसका उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का? मनियारी नदी का, यहाँ पे हुआ है मनियारी। मनियारी नदी का उद्गम क्या है? तो मनियारी नदी का उद्गम स्थल है पेंड्रा लोरमी का पठार। अगर गांव भी पूछ ले तो सिहावल सागर गांव पे स्थित है, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। तो मतकू द्वीप के निकट में शिवनाथ नदी में जाकर समाहित हो जाता है कौन सी नदी? मनियारी नदी। और इसकी अगर लंबाई की अगर बात की जाए मनियारी नदी की, तो इसकी लंबाई आपको याद रख लेना है 134 किलोमीटर, ठीक है जी। 134 किलोमीटर। इनकी भी सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है आगर नदी, तेसुआ नदी, घूंघा नदी। कौन कौन सी नदी? आगर नदी, छोटी नर्मदा और तेसुआ नदी और घोंघा नदी। ये सब आपको याद रखना है किसके अंतर्गत? मनियारी नदी के अंतर्गत। मनियारी नदी की सहायक नदी आगर नदी, छोटी नर्मदा, तेसुआ नदी और घोंघा नदी को याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है इतने सारे। अब आगे बढ़ते हैं और अगली जो सहायक नदी है उसकी बात करते हैं। और अगली जो सहायक नदी है जिसका नाम रहेगा अरपा नदी। और ये जो अरपा नदी है ये खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, ये पठार एक ही जगह तो नहीं है, अब ऊपर में भी है। तो ये है कौन सा? खोंडरी, खोंडरी खोंगसरा, खोंगसरा की पहाड़ी। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम हुआ है। किस नदी का? अरपा नदी का उद्गम हुआ है जी, ठीक है। ये जो अरपा नदी है क्या है? ये जो अरपा नदी है यह कोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम हुआ है, जिसका विसर्जन शिवनाथ नदी में आपको देखने को मिलेगा। और उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी लंबाई की अगर मैं बात कहूं तो इसकी लंबाई आपको याद रख लेना है 100 किलोमीटर, याद रख लेना। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। और इनकी सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है खारंग नदी। कौन सी नदी? खारंग, खारंग नदी याद रखना। इसी में ही कौन सा है? संजय गांधी जलाशय है, ठीक है। कौन सा? संजय गांधी जलाशय आपको देखने को मिलेगा खूंटा घाट, वहां पे खूंटा घाट निकल गया था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक। इसके अलावा आपको और एक नदी देखने को मिलेगा जो कि कोरबा के पठार से इसका उद्गम हुआ है। कहां से? कोरबा के पठार से इसका उद्गम हुआ है।
और कोरबा के पठार से इसका उद्गम हुआ है, जिसका नाम क्या है, लीलागढ़ नदी, जिसी को ही हम लोग कहते हैं प्राचीन काल में निडीला नदी। कौन सी नदी है, लीलागढ़ नदी है, ये है लीलागढ़, लीलागढ़ नदी। कौन सा है, लीलागढ़ नदी। ठीक है, कौन सा है, लीलागढ़ नदी है। और ये जो नीलागढ़ नदी है, जिसको हम लोग प्राचीन काल में निडीला नदी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। किसकी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई आपको याद रख लेना है 135 किलोमीटर। कितना, 135 किलोमीटर याद रख लेना है। ठीक है, अब सब खोचोर बोचोर चोरो बोरो हो गए का सर, ऐसे लगत का। ठीक है, कोई बात नहीं, दो चार और है ना, दो चार और नाम याद रख लीजिए, उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। समय भी हो गया 1 घंटा 10 मिनट। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ही क्लास में हम लोग नदी अपवाह तंत्र को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, जिससे हम लोग बहुत ही मुश्किल काम को हम लोग कर रहे हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए फिर अगली जो सहायक नदी हमें याद रखना है, जो कि याद रखना है महानदी की सहायक नदी, उसका नाम याद रखना है हम लोगों को। कैमूर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है, जिस नदी का नाम क्या है जी, उस नदी का नाम आपको याद रखना है। कौन सी नदी, हसदेव नदी। कौन सी नदी, हसदेव नदी को याद रखना है, हसदेव नदी। और हसदेव नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो कैमूर पहाड़ी से हुआ है। कहां से, कैमूर पहाड़ी से हुआ है, सोनहट क्षेत्र से हुआ है, जिसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई आपको देखने को मिलेगा 176 किलोमीटर। कितना, 176 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इनका जो विसर्जन है वो महानदी पे हो जाता है। इनकी भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा, तान, झींग, गेज, अहिरन, जटाशंकर, ये सब आपको देखने को मिलेगी इनकी सहायक नदियां जी। ठीक है, अगली जो सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है वो है बोरई नदी। कौन सी नदी है, बोरई, बोरई नदी है। कौन सी नदी है, बोरई नदी है। ये जो बोरई नदी है, ये कोरबा के पठार से इसका उद्गम होता है, और यह बोरई नदी जाकर महानदी पे जाकर समाहित हो जाते हैं जी, जांजगीर चांपा में। ठीक है, अगला आपको याद रखना है वो है कौन सा, मांड नदी। कौन सा है, मांड नदी। और मांड नदी का उद्गम हुआ है कहां से, यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा मैन पाट। और इस मैन पाट से एक नदी का उद्गम हुआ है, जो कि रायगढ़ में, कोरबा में और जांजगीर शक्ति में, जांजगीर चांपा में नहीं, शक्ति में होते हुए ये चंद्रपुर में आकर यह समाहित हो जाते हैं, जिसका नाम है मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी है। ठीक है, और इस मांड नदी की जो लंबाई है उसको आपको देखने को मिलेगा 155 किलोमीटर देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये चंद्रपुर में आकर समाहित हो रही है, और नीचे से भी चंद्रपुर में आकर एक और नदी समाहित हो रही है, जिस नदी का नाम क्या है, लात नदी। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिल गया। ठीक है, ये है जी। इसके बाद जो अगले नदी के रूप में हमें याद रखना है, उस नदी का नाम है क्या, केलो नदी। कौन सी नदी, केलो नदी। और ये जो केलो नदी है, इसका उद्गम कहां से देखने को मिलेगा, रायगढ़ के लेलुंगा तहसील से, लेलुंगा, लुडेंग पहाड़ी से। कहां से, लुडेंग पहाड़ी से। यहाँ पे है क्या, लेलुंगा तहसील, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा लेलुंगा, लेलुंगा तहसील, लुडेंग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, लुडेंग, लुडेंग पहाड़ी से। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। ये कौन सी नदी है, केलो नदी। कौन सी नदी, केलो नदी। इसी में ही है केलो परियोजना। ठीक, जो कि महादेव पाली के समीप, हाँ किसके समीप, महादेव पाली के समीप ये जाकर उड़ीसा में जाकर समाहित हो जाते हैं, यहाँ पास। ठीक, यहाँ पास जाकर समाहित हो जाते। ठीक, ये आपको याद रखना, और 100 किलोमीटर के करीब है, इस वजह से इसको याद रख लेना। ये 97 किलो, कितना, 97 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा जी। इसके बाद जो लास्ट सहायक नदी है, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा वो है कौन सा, ईब नदी। कौन सी नदी है, और ईब नदी है। और ईब नदी का उद्गम मैं कल की पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ। वो कौन सा है, ईब नदी का, खुर्जा की पहाड़ी पंडरा पाड़ में। कहाँ पे, खुर्जा की पहाड़ी, खुर्जा की पहाड़ी कहाँ पे है, पंडरा पाठ में है। कहाँ पे है, पंडरा पाठ में आपको देखने को मिला है जी। जिसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 202 किलोमीटर, 202 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में इसी की लंबाई देखने को मिलेगा, सीजी में आपको लंबाई देखने को मिलेगा 87 किलोमीटर देखने को मिलेगा। यह संबलपुर में आकर महानदी में
उड़ीसा में जाकर समाहित हो जाते हैं, ईब नदी जी। ठीक है, इन्हीं के ही सोने के कण पाए जाते हैं इसी के बालू में। इनके जो तीर में, जो नदी के तीर में बालू पाए जाते हैं, इन बालू के कण में ईब नदी के में क्या पाया जाता है, सोने के कण पाए जाते हैं। इसके अलावा सबरी में भी पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे नदी हैं, कोटी नदी में भी पाया जाता है, ऐसे नदी हैं जिसमें से सोने के कण पाए जाते हैं जी। ठीक है, अब अगली अफवाह तंत्र देखते हैं, और अगली अफवाह तंत्र कौन सा है, वो है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। कौन सा नदी अफवाह तंत्र है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है। ये जो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा जी, चलिए देखते हैं। तो याद रखिए, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। कहां से होता है, महाराष्ट्र से होता है। और महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम क्या है जी, त्र्यंबक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी है। इस त्र्यंबक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है, जिस नदी का नाम क्या है, गोदावरी नदी। क्या है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक जिला से हुआ है जी। ठीक है, इनका विसर्जन हो जाता है कहां पे, बंगाल की खाड़ी पे होता है। उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी अगर लंबाई की मैं बात कहूं तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 1465 किलोमीटर। कितना, 1465 किलो, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर बहता है। और 15 किलोमीटर कहां से, यहाँ पे भद्रकाली के समीप, बस यहाँ पे बस बहता है 15 किलोमीटर। कहां पे, यहाँ पे है भद्रकाली। कौन सा है जी, भद्रकाली। इसी भद्रकाली में आकर इंद्रावती जाकर इसी में मिलेगी जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 15 किलोमीटर बहने को देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, ये है जी। तो इनकी भी सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है, उस सहायक नदी का नाम क्या है, इंद्रावती नदी। और ये जो इंद्रावती नदी है, यह उड़ीसा के कालाहांडी जिला से, मुंगेर पहाड़ी से, कहां से, मुंगेर पहाड़ी, मुंगेर पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। और उस नदी का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या, तो उस नदी का नाम आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। उद्गम स्थल कालाहांडी जिला, मुंगेर की पहाड़ी, जिसकी कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा कितना, कुल लंबाई देखने को मिलेगा इसका, कुल लंबाई बोल रहा हूं तो ये छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। तो उड़ीसा में तो अलग होगा और हमारे छत्तीसगढ़ में भी अलग होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहता है, तो 264 किलोमीटर। कितना, 264 किलोमीटर। और इसी की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 308 किलोमीटर। कितना, 308 किलोमीटर देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इनका जो विसर्जन है वो कहां पे देखने को मिलेगा, भद्रकाली में देखने को मिलेगा। कहां पे, भद्रकाली, बीजापुर जिले में गोदावरी नदी पे जाकर समाहित हो जाती है। और इस नदी को, इंद्रावती नदी को प्राचीन रूप में, प्राचीन काल में इस नदी का नाम जाना जाता था क्या, तो प्राचीन नाम जाना जाता था मंदाकिनी के नाम से। किस नाम से, मंदाकिनी, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है जी। ठीक, ये है इंद्रावती नदी की। और इंद्रावती नदी की भी आपको सहायक नदी देखने को मिलेगा जी। किसकी, इंद्रावती नदी की भी सहायक नदी देखने को मिलेगा, जिसमें से उत्तरी सहायक नदी और दक्षिणी सहायक नदी भी देखने को आपको मिलने वाला है। तो उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे पहली सहायक नदी अगर बात करते हैं तो वो है माकड़ी पहाड़ी से। कहां से, माकड़ी की पहाड़ी से, कोंडागांव जिले से एक नदी का उद्गम हुआ है, जिस नदी का नाम है नारंगी नदी। कौन सी नदी, नारंगी, नारंगी नदी है जी। कहां से निकल रहा है, माकड़ी, माकड़ी की पहाड़ी से। इस माकड़ी की पहाड़ी से उसका उद्गम हुआ है नारंगी नदी का। इसी के ही तट पे कोंडा गांव है, कोंडा गांव। ठीक है, इसी के ही तट पर स्थित है। और इसके जल ग्रहण करते ही आगे में चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करेगा जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सी नदी है, ये है माकड़ी नदी। कौन सी नदी, माकड़ी नदी। ठीक, माकड़ी नदी के बारे में आपको इतना ही बस
याद रखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, माकड़ी नदी बोल रहा हूं, नारंगी नदी है जो कि माकड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है जी। इसका जो विसर्जन होता है वो चित्रकूट के निकट में ही होता है। इसी के ही जल ग्रहण करने के बाद चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करता है जी। ठीक है, अगली नदी के रूप में हमें याद रखना है निब्रा नदी को। किसे याद रखना है? निब्रा नदी। निब्रा नदी ना जी ना, निब्रा नदी तो चले जाएंगे, उससे पहले बोर्डिंग नदी है। कौन सी नदी है? बोर्डिंग नदी है, जो कि यहीं से इसका उद्गम हुआ है, जिसका नाम क्या है? बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी है, ठीक है, ये है बोर्डिंग नदी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहां से, कहां से देखने को मिलेगा जी? गुडरा नदी का उद्गम देखने को मिलेगा आपको नारायणपुर तहसील से देखने को मिलेगा। कहां से? नारायणपुर तहसील से देखने को मिलेगा, यहां से। ठीक, ये जाकर समाहित हो जाएगा। ये नदी कौन सी है? गुडरा नदी है। कौन सी नदी है? गुडरा। और निब्रा नदी भी आपको याद रख लीजिएगा। निब्रा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? अंतागढ़ नारायणपुर से हुआ है निब्रा नदी का। ठीक है, तो यहां से इसका इस प्रकार से हुआ है। ये कौन सा है? निब्रा, निब्रा नदी। इसके अलावा आपको याद रखना है यहां से, ठीक है, राजहरा की पहाड़ी से। कहां से? राजहरा की पहाड़ी से। राजहरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है कोटरी नदी। कोटरी नदी, ठीक है, कौन सी नदी है? कोटरी नदी। राजहरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिस नदी का नाम है कोटरी नदी। और कोटरी नदी इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई आपको याद रख लेना है 135 किलोमीटर। कितना याद रख लेना है? 135 किलोमीटर याद रखना है। कितना? 135 किलोमीटर याद रखना है। यह परलकोट नदी के नाम से विख्यात है जी। क्या है? परलकोट नदी के नाम से जानी जाती है कोटरी नदी। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फुलझाड़ी पहाड़ी। कौन सी? फुलझाड़ी, फुलझाड़ी पहाड़ी। इस फुलझाड़ी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? बाघ नदी का। और ये जो बाघ नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा की सहायक नदी है। और वेन गंगा आकर गोदावरी नदी में समाहित होती है, तो आपको याद रखना है वेन गंगा, वेन गंगा की सहायक नदी है। किसकी? वेन गंगी की सहायक नदी है बाघ नदी। और बाघ नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी। इस वजह से ये गोदावरी नदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है जी। ठीक है, तो ये हो गए उत्तरी सहायक नदियां। कौन सी? उत्तरी सहायक नदियां हो गए, जिसमें से आपको कोटी नदी के बारे में क्या याद रखना है? इसकी उद्गम स्थल याद रखना है राजहरा की पहाड़ी। कुल लंबाई याद रखना है 135 किलोमीटर। इसका विसर्जन होता है बीजापुर में होता है, इंद्रावती नदी पे होता है। इसे प्राचीन नाम का अगर नाम पूछ लिया जाए तो परलकोट नदी के नाम से याद रखना है। यह इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जी। इसके अलावा निब्रा नदी की बात की जाए तो निब्रा नदी का उद्गम होता है अंतागढ़ तहसील से, नारायणपुर से होता है। और यह इंद्रावती नदी में जाकर विसर्जित हो जाती है जी। ठीक है, ये निब्रा नदी। इसके अलावा आपको याद रखना है गुडरा नदी। गुडरा नदी के बारे में क्या याद रखना है? यह नारायणपुर तहसील से इसका उद्गम हुआ है और यह बारसूल के समीप जाकर इंद्रावती नदी में यह विसर्जित हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बोर्डिंग नदी की बात की जाए तो बोर्डिंग नदी के बारे में आपको याद रखना है क्या? तो बोर्डिंग नदी के बारे में आपको याद रखना है यह कोंडागांव से इसका उद्गम होता है और यह जाकर इंद्रावती नदी में जाकर समाहित हो जाते हैं। इसके अलावा नारंगी नदी, नारंगी नदी का उद्गम होता है माकड़ी की पहाड़ी से। इसी नदी के तट पर कोंडागांव स्थित शहर है, यह चित्रकूट के नजदीक में जाकर विसर्जित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दक्षिणी सहायक नदी की बात करते हैं। किसकी? इंद्रावती नदी की दक्षिणी सहायक नदी की बात करते हैं। और दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत आपको प्रमुख नदी याद रखना है डंकनी और शंखनी नदी को। कौन सी नदी? डंकनी और शंखनी नदी को। यहाँ पे एक पहाड़ी है और यहाँ पे एक पहाड़ी है, दोनों से एक एक नदी का उद्गम होता है और दोनों नदी दंतेवाड़ा में जाकर विसर्जित होती हैं और यह जाकर ऊपर में जाकर बारसूल के समीप जाकर विसर्जित हो जाते हैं। किसमें? इंद्रावती नदी पे। तो डंकनी नदी डोंगरी क्षेत्र से, कहां से? डोंगरी क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है, डोंगरी क्षेत्र से। और बैलाडीला की पहाड़ी से, नंदीराज चोटी से शंखनी नदी का उद्गम हुआ है। नंदी
छोटी से संकरी नदी का उद्गम है। ठीक है, दोनों का संगम होता है दंतेवाड़ा में, और इसी दंतेवाड़ा में मंदिर है जिसका नाम क्या है, दंतेश्वरी मंदिर है। तो दंतेवाड़ा किसके नदी के तट पर है, डंकनी और संकरी नदी दोनों नदी के तट पर स्थित है जी। ठीक, तो डंकनी संकरी नदी को आपको याद रख लेना है। तो डांगरी डोंगरी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है, कौन सा नदी आपको याद रख लेना है, उसका नाम है डंकरी नदी। चलिए भाई, ये डंकनी डंकनी है और ये है शंखनी, डंकनी और शंखनी नदी है जी। ठीक है, दोनों का मिलन होता है कहां पे, दंतेवाड़ा पे होता है, और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है जी। ठीक, शंखनी नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है, शंखनी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो रक्त है, सॉरी, इनका जो जल है वह रक्ताब के समान दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग होता है प्रदूषित अधिक होने की वजह से। क्योंकि ये बेलाडीला की पहाड़ी है, इस बेलाडीला की पहाड़ी में निक्षेपण है लौह अयस्क का है, और इस लौह अयस्क का धुलाई इसी नदी पे किया जाता है, शंखनी नदी पे। इस वजह से लौह अयस्क के कारण यहाँ के जो जल है, वो नदी के जो जल है वो लाल रंग के समान दिखता है, इसे इस वजह से इसे रक्ताब कहा जाता है जी। और छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रदूषित नदी है उसमें से सबसे प्रदूषित नदी में टॉप में है शंखनी नदी। कौन है, शंखनी नदी टॉप में है जी। इनके अलावा आपको देखने को मिलेगा चिंतावांगू नदी। कौन सी नदी, चिंतावांगू नदी देखने को मिलेगा, तालपेरू नदी देखने को मिलेगा, और तालपेरू नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगा, ओखतुंग नदी देखने को मिलेगा। कौन सी नदी, ओखतुंग नदी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इसके बाद जो अगली नदी आपको याद रखना है गोदावरी नदी के अंतर्गत, वो है कौन सा, वो है कोरापुट क्षेत्र में। कौन सा में, कोरापुट क्षेत्र में याद रखना है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है शबरी नदी। कौन सी नदी, शबरी। शबरी नदी को प्राचीन काल में कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है, कोलाब, कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। इसका कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। कितना है, 176 के, सॉरी 176 तो हंसदे का है, इसका है 173, इसका है 173 किलोमीटर है जी। ठीक है, ये है कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक, इनका जो विसर्जन होता है वो गोदावरी नदी पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है जी। ठीक, इसके अलावा इनकी सहायक नदी भी है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कांगेर नदी, और कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी, मुनगा बहार। ये कांगेर नदी और ये है मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी में क्या देखने को मिलेगा, सॉरी, जलप्रपात देखने को मिलेगा, कांगेर घाट, सॉरी जलप्रपात को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जलप्रपात को कल, परियोजनाओं को, जलप्रपात को कल पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। मुनगा बहार नदी और कांगेर नदी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा और क्या, मलेंगर, इसी डांगरी डोंगरी क्षेत्र से मलेंगर इंदुल देखने को मिलेगा नदी, मलगेर नदी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये है इनकी सहायक नदी, सबरी नदी की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कोंटा तहसील से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, ये कोंटा है, कोंटा है, और कोंटा से लेकर कुनावरम तक, कुनावरम तक 36 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 36 किलोमीटर क्या है, 36 किलोमीटर तक जल परिवहन, जल परिवहन सुविधा, सुविधा उपलब्ध है, जो कि प्रदेश का एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। ये कौन सी नदी है, वो है सबरी नदी जी, जो कि आपको देखने को मिलेगा कोंटा से लेकर कुनावरम तक, सिर्फ सिर्फ 36 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र। और हमारा नदी अपवाह तंत्र खत्म होता है 1 घंटा 28 मिनट में। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए नहीं बोला हूं। अब मैं बोलता हूं, लास्ट में ही बोलता हूं, मैं जो भी बोलता हूं वीडियो के अंत में मैं बोलता हूं कि आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा करके। साथियों, आप लोगों के लिए इतना सब प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी क्या कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखने को मिल रहा है, एनालाइज किया हूं मैं चैनल का, जब एनालाइज किया तो इसमें से, यहां से तो वीडियो तो देखते हैं, और सब्सक्राइबर से ज्यादा हमारे नॉट सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर हैं जी। ठीक है, तो वीडियो आप तो देखते ही देखते हो, तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, है ना, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।